गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हाइड्रो एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक चैप्टर सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सौरमंडल के अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं, कौन से उपग्रह आते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उन वो किस तरीके से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सौर मंडल। तो सौरमंडल को स्टार्ट करने के पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह होते हैं। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल है एक सूर्य और सूर्य के चारों ओर ग्रह। तो सूर्य जो है उसके चारों ओर कई ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं? तो लगभग 8 ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रह ही परिक्रमा करते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर बहुत सारे छोटे-छोटे, आप कह सकते हो धूमकेतु, कॉमेट्स या एस्टेरॉयड जो हैं वो भी घूमते रहते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनको हम लोग ग्रह की संज्ञा दे देते हैं। तो जो सूर्य है उसके चारों ओर 8 ग्रह जो हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है? और उसमें सूर्य के चारों ओर अगर बात करी जाए तो क्षुद्र ग्रह भी, धूमकेतु और उल्काएँ भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? मगर ये ग्रह नहीं है। जो क्षुद्र ग्रह हैं मतलब छोटे-छोटे होते हैं तो इनको क्षुद्र ग्रह बोल दिया गया है, लेकिन ये ग्रह नहीं है, ठीक है? धूमकेतु हो गया, उल्काएँ हो गईं, ठीक है? लेकिन सूर्य के चारों ओर केवल 8 ग्रह ही जो हैं वो परिक्रमा करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और सौरमंडल क्या होता है? देखिए, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह जो हैं वो घूमते रहते हैं। इसके साथ-साथ अनेक जो हैं क्षुद्र ग्रह जिनको एस्टेरॉयड बोलते हैं वो भी घूमते हैं। इसी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ही धूमकेतु जो हैं जिनको कॉमेट्स बोलते हैं ये भी घूमते रहते हैं और साथ में उल्काएँ, उल्काओं को जो है मेट्रॉइड्स बोलते हैं। तो ये सभी जो हैं मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए जिनको एस्टेरॉयड बोलते हैं, धूमकेतु हो गई, उल्काएँ हो गई और ये सभी को मिला दिया जाए तो एक सौरमंडल का निर्माण होता है, ठीक है? और ये सभी जितने भी क्षुद्र ग्रह हों, उल्काएँ हों और धूमकेतु हों, ये सभी सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करती हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब ग्रह क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों ओर ही ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? और ये जो ग्रह हैं, ये आप अगर जब इनको देखा जाता है तो ये शाइनिंग होती है इनमें, ये चमकते रहते हैं। तो जो चमकते हैं मगर इनका खुद का जो है प्रकाश नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, वही उन ग्रहों पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो ग्रह जो है चमकीले दिखाई देते हैं। तो जो ग्रह हैं, उनका खुद का जो है प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्या कहा मैंने आपको? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं ग्रह। ग्रहों का कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप चमक रहे हों, केवल सन जो सूर्य है, केवल वही जो है वो अपने आप चमकता है और उसी की किरणों की वजह से जो और ग्रह हैं या उल्काएँ हैं, धूमकेतु, ये सब चमकते हैं। ठीक है? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? दोस्तों, ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है।
अगर हम बात करें सौर मंडल में, तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब उन ग्रहों का नाम भी आप जान लीजिए। बुध, जिसको कि मरकरी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रह है शुक्र। आप याद रखिए, देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो बुध है, ठीक है। ये हम आपको बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से बता रहे हैं। तो सूर्य के बाद जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होगा वो बुध ग्रह होगा, जिसको मरकरी बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, जिसको वेनस बोलते हैं, ठीक है। हमारा प्यारा जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। समझिए मेरी बात। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध ग्रह है। फिर उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, जिसको मार्स बोलते हैं। आप देखा होगा कि गवर्नमेंट में जो है काफी मंगल मिशन के बारे में काफी चर्चा होती रहती है। और मंगल में लास्ट ईयर और उसके पहले भी कई अभियान उसके लिए चलाए गए हैं, जानने के लिए कि मंगल में कैसा वहाँ का वायुमंडल है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या वहाँ पर जीवन हो सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए मंगल ग्रह में रिसर्च होती रहती है। फिर मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति ग्रह, जिसको जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह के बाद आता है शनि, जिसको सैटर्न बोलते हैं। फिर आता है अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं। और फिर आता है वरुण ग्रह, और इसको नेपच्यून ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो आपके 8 ग्रह कौन कौन से हो गए? एक हो गया बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह, फिर उसके बाद शनि, और लास्ट में अरुण और वरुण। तो आपको इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल जो है, सन को, सूर्य और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह, उसके साथ साथ क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काओं को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? हमारा सौर मंडल कहलाता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि वो क्या कहलाता है? हमारा सौर मंडल कहलाता है। अब इसके अंतर्गत जो 8 ग्रह हैं उनको हमें जानने की जरूरत है। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध ग्रह है, जो कि सूरज के सबसे नजदीक है। उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह, फिर शनि, उसके बाद अरुण ग्रह, और उसके बाद वरुण ग्रह। ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सौरमंडल के बारे में। तो इतना आपको सौरमंडल के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को और शेयर करने को बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं बुध ग्रह, जिसको कि मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बुध ग्रह है, मैंने आपको अभी बताया कि जो बुध ग्रह है वो सूरज, जो सूर्य है उसके सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है। तो बुध सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। देखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो 8 ग्रह हैं उसमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। और बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक भी है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और सौर मंडल का सबसे फास्टेस्ट, तीव्रतम ग्रह, तीव्रतम का मतलब ये है कि ये बहुत तेजी से सूर्य का एक परिक्रमा करता है। मतलब सूर्य, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने पर 365 दिन लगभग लग जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो है सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। इसीलिए इसे सूर्य, जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह को सौर मंडल का फास्टेस्ट या तीव्रतम ग्रह भी कहा जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बुध ग्रह जो है
वो चंद्रमा की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन बुध ग्रह में एक चीज याद रखिए कि उसका जो घनत्व है, घनत्व 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जो बुध ग्रह है, इसका घनत्व जो है वो 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और लगभग इतना ही घनत्व जो पृथ्वी का भी है। आपको पता होना चाहिए कि जो बुध का घनत्व है, बुध ग्रह का घनत्व जो है 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इतना ही जो घनत्व है वो पृथ्वी का भी है। लगभग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, हम कह रहे हैं लगभग इतना ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं बुध ग्रह में, कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और यह ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके साथ ही साथ ये तीव्रतम ग्रह है। तीव्रतम ग्रह का मतलब है कि सबसे कम दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। और इसका घनत्व जो है वो 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और लगभग ये पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। अगर हम आपको बुध ग्रह के बारे में बता रहे हैं, तो बुध ग्रह की इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, जानते हैं, चंद्रमा। लेकिन अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब अगला ग्रह बुध ग्रह के बाद मैंने बताया सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में भी हम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। जो शुक्र ग्रह है, इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। जितना बड़ी पृथ्वी है ना हमारी, उतना ही बड़ा जो है शुक्र ग्रह है। ठीक है, और ये जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। आपको मैंने बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बुध ग्रह। और अगर आपसे आंसर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, और शुक्र ग्रह का जो साइज है, लगभग वो पृथ्वी के सामान्य है। और शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को, क्योंकि ये काफी चमकता है। तो इस वजह से भी शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का देवता ही बोलते हैं। शुक्र ग्रह कई बार आपको मॉर्निंग, सुबह और शाम को भी देखने को, आप अपनी आंखों से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, तो ये आंखों से भी देखा जा सकता है। इसके लिए दूरदर्शी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह और शाम इस सूर्य ग्रह को देख पाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं? शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह में जो वायुमंडल की बात करी जाए शुक्र ग्रह में, तो 97% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इतना, इससे ये तो आपको पता चल गया कि शुक्र ग्रह रहने के पर्पज से ठीक नहीं है। क्योंकि जो मानव है या जीव है, उसको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह में 97% जो है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें किसी जीव के जीने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो शुक्र ग्रह में जीवन होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के नजदीक दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इस ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, और इसमें वायुमंडल में 97% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि सुबह शाम इसको चमकता हुआ देखा जा सकता है, तो ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है।
क्या सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह। आप ये कहेंगे कि सर ऐसा है कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है तो वो सबसे गर्म होना चाहिए। बट जो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये यहाँ का शुक्र ग्रह का जो है वायुमंडल में काफी ज्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी बोला जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। जितने भी 8 ग्रह हैं उसमें से सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह ही है। ठीक है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिए, शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। वैसे देखा जाए तो बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ये आपको पता है। तो सूर्य का सबसे नजदीकी कौन हो गया? बुध, इसमें भी कोई उपग्रह नहीं है। और दूसरा जो ग्रह हो गया शुक्र, उसमें भी कोई उपग्रह नहीं है। ये आप याद रखिएगा। ये काफी चमकता है तो इसीलिए ये भोर का तारा, क्योंकि ये मॉर्निंग में दिखाई दे जाता है, अपनी नंगी आंखों से भी आप इसको देख सकते हैं। और सांझ का तारा मतलब कि ये शाम को भी देखने को आपको मिल सकता है। इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी बोला जाता है। क्या ये आपको बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों, कि शुक्र ग्रह के बारे में आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की तरफ। तो अब हम लोग पृथ्वी के तथ्यों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो जो पृथ्वी है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी जहां पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी का टोटल जो क्षेत्रफल है वो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना? 51 वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अगर हम उसमें भूमि क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि देखिए पृथ्वी का पूरा जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ जो वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसमें हम केवल भूमि की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र भी है और धरातल भी है। अगर हम केवल धरातल की बात करें तो धरातल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 14.89 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल क्षेत्रफल का लगभग 29.08% है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि पृथ्वी का टोटल जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्र की बात करें तो वो 14.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का लगभग 29.08% होगा। और पूरी पृथ्वी में कितने लोग रहते हैं, अगर जनसंख्या की बात करें, ये मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो लगभग 6.7 बिलियन लोग रहते हैं। आज के समय में पृथ्वी पर लगभग 6.7 बिलियन लोग रहते हैं। अगर अगर पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से देखी जाए तो वो लगभग 14 करोड़ किलोमीटर है। काफी दूर है। 14, लगभग 14 के आप 15 के आसपास समझिए, 14 से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सूर्य, मुझे हम लोगों को पता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की प्रकाश से ही चमकते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश जो 8 ग्रह हैं सभी पर पड़ता है तो वो चमकते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारा ग्रह जो पृथ्वी, यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगाता है। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में लगभग जो है 9.4605 इंटू 10 की पावर 1015 मीटर होता है। ठीक है।
अगर अब हम जानते हैं कि चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा जो है हमारा ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चक्र जो है परिक्रमा कर रहा है, हमें पता है, क्योंकि हम लोग जो है रात में चंद्रमा को देखते हैं, वो दिखाई देता है। और जो चंद्रमा भी चमक रहा है वो भी सूर्य की प्रकाश की वजह से ही चमक रहा है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक। तो जो चंद्रमा है जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसका व्यास जो है वो 3476 3476 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा, चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, इसका व्यास 3476 किलोमीटर है। पृथ्वी की चंद्रमा से जो दूरी है वो लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। जो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी है, जो औसत मतलब कि कभी चंद्रमा थोड़ा नजदीक होता है, कभी दूर होता है, ठीक है, पृथ्वी के। हम ये मान रहे हैं कि उसकी औसत दूरी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो है औसत दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन अवधि मतलब कि एक बार जो पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है, लेकिन पृथ्वी जो है अपने चारों ओर घूम रहा है, वो तो जब वो घूम रही है पृथ्वी, तो उसका चक्कर लगाने में, एक बार घूमने का पृथ्वी का अपने ही जो है अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उसमें पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड लगते हैं, लगभग 4 सेकंड लगते हैं। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो हैं वो लगते हैं। तो याद रखिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश जो पृथ्वी पे पहुंचने में वो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, इसका व्यास 3476 किलोमीटर है। और जो चंद्रमा है, इसकी पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। घूर्णन अवधि की हम अगर पृथ्वी की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के आसपास है, ठीक है। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है, तो वो लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड इतना समय पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाती है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों, आपको ये चीज बहुत डिटेल में बताई जा रही है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी का झुकाव, तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो लगभग 23 साढ़े 23 डिग्री है, ठीक है, अक्ष के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हॉरिजेंटल से झुकाव अगर पृथ्वी का चेक करोगे या वर्टिकल लाइन से, तो वो 23 और अगर 23.5 है, तो अगर दूसरा कोण देखा जाएगा तो 90 माइनस 23.5 कर दोगे तो 66 साढ़े 66 डिग्री लगभग जो है वो तुमको झुकाव कोण मिल जाएगा, ठीक है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है तीसरा सबसे नजदीक ग्रह जो है सूर्य का है, ठीक है। पृथ्वी का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और मैंने उसका बताया कि उसका समुद्रों से घिरा हुआ भाग लगभग पृथ्वी में 70% जो है वो समुद्र है, और जो धरातल है वो लगभग 29% है। मैंने आपको बताया ही था कि
जो टोटल क्षेत्रफल का लगभग 29% जो है धरातल है और इसी धरातल पर ही हम लोग रहते हैं। हम लोग तो ऐसा तो नहीं कि समुद्र में बीच में रहते हैं, हम लोग जो है सरफेस में रहते हैं, तो मतलब हम लोग धरातल में रहते हैं, तो जितनी भी जनसंख्या है वो धरातल में रहती है मनुष्य की। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, मैंने आपको बताया कि वो उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, आप एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। कभी भी पृथ्वी को जब सैटेलाइट से द्वारा देखा जाता है तो पृथ्वी ग्रह जो है वो नीला दिखाई देता है। उसकी वजह ये है कि ये चारों तरफ जो पृथ्वी है तो उसमें 70% तो समुद्र है, मतलब 70% लगभग पानी है। इसी की वजह से जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी है इसी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है समुद्र है और समुद्र 70% है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का जो अगर सैटेलाइट के द्वारा देखा जाता है तो वो नीला दिखाई देता है। और अगर हम बात करें पृथ्वी के जो घूमने की दिशा, जो अपने चारों ओर घूमती है, तो वो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो घूर्णन है, जो मतलब कि अपने अक्ष से घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोस्तों हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ये, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चौथा ग्रह होगा जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। कौन सा? मंगल ग्रह, ठीक है। तो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह सूर्य के निकटतम चौथा ग्रह। पहला बुध था, फिर उसके बाद शुक्र आया, फिर उसके बाद पृथ्वी आया और अब हम पढ़ रहे हैं मंगल ग्रह, जो कि चौथा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। और यह चमकीला ग्रह भी कहलाता है, ठीक है, ये भी चमकीला ग्रह है। इसकी वजह है ये लाल रंग का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है मंगल ग्रह? लाल कलर का दिखाई देता है। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। उसकी वजह है क्योंकि जो मंगल ग्रह है इसके वातावरण में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड मतलब लोहा। इसकी वजह से जो लोहे का ऑक्साइड होता है उसकी वजह से ही जो मंगल ग्रह है वो रेड कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और इसके दो ध्रुव हैं, ठीक है, जो कि ऋतु परिवर्तन करते हैं। जैसे कि देखिए आप पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, एक है नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। और आप जानते हैं कि मंगल का जो इन्वायरमेंट है वो रहने लायक है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारे देश की जो एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा कई बार मंगल अभियान लॉन्च किए जाते हैं, जिससे कि ये पता करा जा सके कि कितना आसानी से वहां पर मनुष्यों की बस्ती बन सकती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं और मंगल के भी दो ध्रुव हैं, क्योंकि मंगल लगभग लगभग पृथ्वी की तरह ही वर्क करता है। तो पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह में भी जो ऋतु है उसमें परिवर्तन होता है। मंगल में भी ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी की तरह सिमिलरिटीज हैं, पृथ्वी के समान है, तो हो सकता है कि वहां पर मनुष्यों को रहने की एक तरीके से व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर मंगल ग्रह में भी ज्वालामुखी है, पृथ्वी में भी ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह में बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब वहां पर कोई अभियान भेजा जाता था, वहां पर सैटेलाइट के द्वारा जब मंगल ग्रह की जब फोटो ली गई तो वहां पर ज्वालामुखी भी देखे गए और गड्ढे भी देखे गए, और जो वहां की जमीन है वो उबड़ खाबड़ देखने को मिली, ठीक है। अब पृथ्वी में भी पर्वत है, तो इसी तरह से मंगल में भी
पर्वत है और वहाँ का सबसे ऊंचा जो पर्वत है कहाँ का, मंगल ग्रह का, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निक्स ओलंपिया जो है वो कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, याद रहेगा आप। और पृथ्वी के बाद जो भी ग्रह हैं उनके आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे। देखिए, बुध और शुक्र के तो उपग्रह नहीं होते, ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह था जिसका नाम मंगल था, जिसका नाम चंद्रमा था, और मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। क्या, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है टीबोस डिमोस, ठीक है। और इसका मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया। इतना याद रहेगा कि नहीं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम देश जो है वो भारत रहा है। हालांकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मंगल के बारे में और जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सारी इम्पोर्टेंट हैं और सभी जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आने वाली क्लासेस में भी आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिल सकें। अब अगले ग्रह में जाते हैं, तो वो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा, बृहस्पति ग्रह, जिसको कि जुपिटर भी बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। याद रखिएगा कि जो बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। जो आपका मार्स था, मार्स लाल कलर का क्यों दिखता था मंगल ग्रह, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से। लेकिन अब अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसमें यहाँ पर सरफेस नहीं है, यहाँ पर ये एक गोला है गैसों का। तो जो बृहस्पति ग्रह है यहाँ पर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस जो है मिलती है। हालांकि बृहस्पति ग्रह में भी जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर सरफेस है ही नहीं। यह एक तरीके से आप देखेंगे तो ये गैसों का एक गोले की तरह वर्क करता है। तो जो बृहस्पति है इसके वायुमंडल में आपको मीथेन गैस देखने को मिल जाएगी, अमोनिया गैस देखने को मिल जाएगी और हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगी। मंगल ग्रह के आपने बताया कि दो उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस, दूसरा होता है डीमोस। मगर अगर हम बात करें बृहस्पति ग्रह की तो यहाँ पर टोटल 63 उपग्रह हैं। तो सबके नाम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो बृहस्पति ग्रह है इसमें कितने लगभग है, नंबर ऑफ उपग्रह कितने हैं, तो वो है 63 उपग्रह। और बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा और सबसे भारी है, तो लगभग ये पृथ्वी का 11 गुना भारी है। कितना, 11 गुना भारी है। और इस ग्रह में विशाल गड्ढे भी हैं जिसमें आग निकलती रहती, आग की लपटें निकलती रहती हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बहुत हार्ड जो है सरफेस नहीं है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और अगर अगर हम बात करें कि जो बृहस्पति ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, तो वो आप जरूर याद रखिएगा, उसका नाम है गैनीमीड सौरमंडल, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष से लगभग 1 डिग्री झुका हुआ है, जबकि जो पृथ्वी की बात है वो लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जो बृहस्पति है वो लगभग 1 डिग्री ही झुका हुआ है। इस वजह से ज्यादा झुका नहीं है, तो यहाँ पर मौसम जो है वो ज्यादा परिवर्तित नहीं होता है, एक समान रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। जो यहाँ का जो बृहस्पति ग्रह का वो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको गैनीमीड सौरमंडल बोलते हैं। और ये जो बृहस्पति ग्रह है 1 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ पर जो है मौसम हमेशा एक जैसा बना रहता है। अब बृहस्पति ग्रह के बाद हम बात करते हैं शनि ग्रह की। कौन से ग्रह की, शनि ग्रह की, जिसको कि सैटर्न भी बोला जाता है। तो बृहस्पति के बाद जो अगला ग्रह है तो वो है शनि ग्रह। और बृहस्पति के बाद ये ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह तो मैंने आपको बुध बता ही दिया था, मगर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है।
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा शनि ग्रह, ठीक है। और इसके 46 उपग्रह हैं। 63 उपग्रह, जो सबसे ज्यादा उपग्रह थे वो किसके थे, बृहस्पति ग्रह के। मगर जो शनि ग्रह है इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो 46 उपग्रह हैं, 46 उपग्रह हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। और बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या था, गैनीमीड सौरमंडल। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं आपको, रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो शनि ग्रह है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके लगभग उपग्रहों की संख्या है 46 और सबसे बड़े उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, और जो ये सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके बाद भी कहें तो जो वायुमंडल है, तो यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है आपको देखने को मिलती है। कौन सी गैस मिलती है आपको, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट। शनि ग्रह के चारों ओर आप एक रिंग देखने को मिलेगी, क्या, वलय देखने को मिलेगा। और ये जितने रिंग हैं, ये टोटल रिंग जो है वो कम से कम 10 रिंग है। तो टोटल रिंगों की संख्या कितनी है, 10 है। तो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग देखने को मिलती हैं, वलय देखने को मिलते हैं और इन वलयों की जो संख्या है, रिंग की संख्या है वो 10 है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग देखने को मिलती है, तो वो शनि ग्रह है। कितनी रिंगें देखने को मिलती हैं, तो आपको लगभग 10 रिंग जो है वो देखने को मिलती हैं। मैंने आपको बताया कि बृहस्पति गैस की तरह है, मतलब वहां पर सरफेस ठोस कम है। तो उसके आगे के जितने ग्रह हैं, उसके बाद शनि आया, तो शनि में भी जो है गैस है, वहां पर सरफेस नहीं है, इसीलिए इसका घनत्व तो बहुत कम है। पृथ्वी का घनत्व तो 4 पॉइंट समथिंग था, लेकिन जो शनि ग्रह, इसका घनत्व से ही आपको पता चल जाएगा कि ये ठोस नहीं है। इसका घनत्व कितना है, 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसलिए हम कहते हैं कि शनि जो है यहाँ पर सरफेस नहीं है। और शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह। तो दोस्तों ये आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शनि ग्रह के बारे में इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे बात करें तो अरुण ग्रह, इसके बारे में कम पूछा जाता है लेकिन हमें तो पढ़ना ही है, जिसको कि यूरेनस बोलते हैं। तो अरुण सूर्य से 7वां दूर का ग्रह है। यह पहले था क्या, कौन सा था, बुध। दूसरे नंबर पे था शुक्र, तीसरे पर था मंगल, फिर उसके बाद आया, तीसरे पर था पृथ्वी, चौथे पर था मंगल, पांचवें था बृहस्पति ग्रह, फिर छठवें पर था शनि ग्रह और सातवें में कौन सा आया, अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह, इसकी खोज जो है 1781 में किसने करी थी, विलियम्स हर्शेल ने करी थी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अरुण जो है सूर्य से 7वां दूरस्थ ग्रह है, जिसकी खोज 1781 में हुई थी और किसके द्वारा करी गई थी खोज, विलियम्स हर्शेल द्वारा। ठीक है, और जो अरुण ग्रह है ये शनि ग्रह की भांति ही इस ग्रह के चारों ओर भी वलय हैं, मतलब रिंग हैं। ठीक है, इसके वलयों में अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन प्रमुख हैं। ठीक है, ये ग्रहों के नाम हैं। ये ग्रहों, इस जो अरुण ग्रह है इसके चारों ओर के वलय के नाम है। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, एक का नाम है गामा और एक का नाम है एप्सिलॉन। अरुण ग्रह, इसके उपग्रह जो हैं लगभग 27 उपग्रह हैं और जो वलय हैं वो धुंधले हैं, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन 11 वलय हैं। जबकि शनि ग्रह में मैंने बताया 10 वलय थे, जबकि अरुण ग्रह में जो है 11 वलय हैं। शनि में 46 उपग्रह थे, उससे कम है। अरुण में 27 उपग्रह हैं, याद रहेगा। तीन चार चार वलयों के नाम भी याद रखो जो अरुण के हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन, याद रहेगा आपको। जो अरुण ग्रह है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। मैंने बताया कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो अरुण एक ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है।
तो अरुण ग्रह जो है अपनी अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सूरज किधर निकलता होगा? पश्चिम की निकलता होगा। पृथ्वी में सूरज कहाँ निकलता है? जो है पूर्व की तरफ निकलता है। ठीक है। और जितने अन्य ग्रह जो हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व में सूरज दिखता है हम लोगों को मॉर्निंग में। और जबकि जो ये अरुण ग्रह है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य जो है वो पश्चिम में दिखता है। समझ रहे ना? ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी नए नए वीडियोस लाऊंगा, नए नए लेक्चर आपके लिए लाऊंगा, तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे और सक्सेस होंगे अपने एग्जाम में। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं वरुण ग्रह की, जिसको कि नेपच्यून भी बोलते हैं। किसको? वरुण ग्रह को। ठीक है। वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से 8वां दूरस्थ ग्रह है, और इसकी खोज जो है 1846 में हुई थी। और इसकी खोज किसने करी थी? जॉन गैले ने। वरुण जो है वो 8वां दूरस्थ ग्रह है, जिसकी खोज 1846 में हुई, और इसकी खोज जॉन गैले ने करी थी। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पर वरुण ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर मीथेन गैस भी पाई जाती है। तो दो तरह की गैसें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी वरुण ग्रह में। एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरा मीथेन गैस। और मीथेन गैस के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखता है। याद रखिएगा, जो वरुण ग्रह है वो हरे रंग का दिखता है। वो हरा रंग दिखने की वजह है यहाँ पर मीथेन गैस का होना। तो मीथेन गैस के कारण ही जो है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखता है। और जो वरुण ग्रह है यहाँ पर 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा सारे ग्रहों के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वन लाइनर के तौर पे। सबसे भारी उपग्रह मैंने आपको बताया बृहस्पति है। सबसे लाल रंग का दिखने वाला जो ग्रह है वो है मंगल। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जिसको गैनीमीड कहते हैं, और ये है कहाँ का? बृहस्पति का उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है उसको डीमोस बोलते हैं, और डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है। सौर मंडल में टोटल जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल में कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो मरकरी है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, कि सबसे भारी जो ग्रह है वो बृहस्पति है। लाल दिखने वाला जो ग्रह है वो मंगल है। सबसे बड़ा उपग्रह मैंने आपको बताया था कि गैनीमीड है। सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है। और 8 ग्रह हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह मरकरी बुध है। और जो पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह मैंने बताया मरकरी है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह मैंने आपको बताया था शुक्र ग्रह है। ठीक है। सबसे चमकीला तारा, उसको याद रखिएगा, डॉग स्टार भी बोलते हैं, साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो वो बृहस्पति है, जिसके लगभग 63 उपग्रह हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ना बताई हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। नीला उपग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह पृथ्वी है। लाल ग्रह मंगल है। भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन, इसको भी शुक्र ग्रह बोलते हैं। और सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। हरा ग्रह वरुण है। यहाँ पर मेथेन है, इसकी वजह से यहाँ पर हरा ग्रह देखने को मिलता है। सबसे बड़े धब्बे वाला जो है, जिसमें धब्बे लगे हुए दिखेंगे, तो वो दिखेंगे बृहस्पति ग्रह में। और सबसे बड़ा जो
क्षुद्र ग्रह है वो है डोसेरस, ठीक है, क्या डोगसेरस, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग सारे ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। और आपको कहीं पर भी किसी तरह का भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में, सॉरी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके चारों ओर 8 ग्रह थे। तो सूर्य एक तारा है जिसके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। और जो सूर्य है, सूर्य के अंदर जो है आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की वजह से ही सूर्य बना हुआ है। तो सूर्य के जो मिक्सचर है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और उसकी वजह से सूर्य अपने आप ही चमकता रहता है। और सूर्य को तारा भी कहा जाता है, तो इसको स्वयं प्रकाशमान तारा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नाभिकीय संलयन होता है। आपको पता होगा नाभिकीय संलयन क्या है, हीलियम जो हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है उसकी वजह से होता है। और ये घटना अपने आप ही घटित होती रहती है जिससे कि सूर्य अपने आप ही जो है चमकता रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि जो मैंने आपको बताई हो। और पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी एक बार फिर से याद रखिए, लगभग 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर है। कितनी? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर है, जो औसत दूरी मानी जाती है पृथ्वी और सूरज के बीच में। सूरज का जो व्यास है, जो उसका आप कह सकते हो डायामीटर है, वो पृथ्वी के डायामीटर का लगभग 109 गुना है। वो जो सूर्य का जो डायामीटर है वो हमारी पृथ्वी के डायामीटर से 109 गुना बड़ा है। तो समझ लीजिए कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना ज्यादा बड़ा है। और द्रव्यमान कहा जाए तो सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.87% है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सभी जो हैं सूर्य के ही टुकड़े हैं, सूर्य से ही निकले हुए हैं। तो जितने ग्रह हैं सब कुछ उपग्रह हो गए, ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, इन सबको मिला दिया जाए ना, तो उन वो उसका भी 99.87% जो टोटल जो है पूरे ब्रह्मांड का केवल सूर्य का ही द्रव्यमान है, याद रखिएगा। तो वन पॉइंट क्या आपसे बात करें, पॉइंट लगभग 0.3% में ही सारे जो है ग्रह उपग्रह आ जाते हैं। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? तो सूर्य का व्यास लगभग 109 गुना है पृथ्वी का, और औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मध्य रात्रि सूर्य, अब मध्य रात्रि सूर्य क्या होती है, कुछ देशों में देखा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल मतलब गर्मियों के समय पे उच्च अक्षांशों में देखी जाती, मतलब कि ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में। इस दौरान इस अक्षांशों में जो है ना, ये रात्र के समय भी सूर्य देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ही इसको मध्य रात्रि सूर्य भी वहां पर बोला जाता है। ये केवल आपको जानते हो कहाँ, पोल में देखने को मिलती है ये घटना, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर्य जो है अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जो ग्रह हैं उनके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, मगर सूर्य का तो कोई सूर्य ग्रह तो है नहीं, तारा है। और सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का जो केंद्र है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, जो केंद्र है, जो बीच का भाग है। और इसका तापमान बहुत
ज़्यादा होता है, लगभग 1.5 इंटू 107 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो इसका बाहरी तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने में तो आदमी रह ही नहीं सकता है। वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते, कोई ऐसा साधन ही नहीं है कि इतना तापमान झेल सके, ठीक है? और हमने आपको बताया कि सूर्य जो है उसके अंदर जो अभिक्रिया होती है वो कौन-सी होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा, ठीक है? और पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमने आपको डिस्टेंस 3-4 बार बता चुका हूँ, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ठीक है? ये आपको याद रहेगा कि नहीं? दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन क्या आपको अगर लग रहा है कि ये यूज़फुल वीडियो नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जो सूर्य का है व्यास, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लगभग 13 लाख किलोमीटर है। और इसका जो सूर्य के केंद्र का तापमान, जिसको क्रोध बोलते हैं, इसका तापमान 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आस सॉरी 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, जहाँ तक पहुँचना तो असंभव है लगभग। और प्रकाश मंडल में इसका जो तापमान है, प्रकाश मंडल में वो तापमान है 5527 डिग्री सेंटीग्रेड। घूर्णन अवधि की बात करी जाए सूर्य की, तो लगभग 25 दिन है विषुवत रेखा के सापेक्ष और 33 दिन है ध्रुवों के सापेक्ष, ठीक है? रसायन घटना हम बता चुके हैं कि इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में, जिसमें कि हाइड्रोजन, देखिए इसके अंदर सूर्य में जो गैसें हैं उसमें हाइड्रोजन जो है वो 71% है, हीलियम 26% है, और अन्य जो तत्व की बात करें तो वो लगभग 2.5% है। आयु जो है सूर्य की मानी गई है लगभग 5 बिलियन वर्ष। और अब जो संभावित जो जीवन काल है वो लगभग 6 बिलियन वर्ष के आसपास माना गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मैंने पहले भी आपको बताया है कि 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। और निर्वात में जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, उसकी जो निर्वात मतलब कि जहाँ पर कोई गैस ना हो, वहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो ट्रैवल कर जाता है। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर इसके जो है वो है जो उसका क्या नाम है, अरोरा बोरियालिस, ठीक है? और दक्षिण ध्रुव में जो है उस जहाँ पर काफ़ी ज्वाला निकलती है उसको बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है? याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुँचने पर मैं फिर से बता रहा हूँ 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है। और सूर्य की उम्र भी मैंने आपको बता दी है, लगभग 5 बिलियन वर्ष होती है। इसके अंदर की अभिक्रिया भी बता दी आपको मैंने, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों? अगर सूर्य की संरचना की बात करें, सूर्य की संरचना की बात करें, तो सूर्य की बाहरी जो सतह है उसको क्या बोलते हैं? उसके तापमान को प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5770 केल्विन है। परंतु जैसे-जैसे हम सूर्य के अंदर जाते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो अंदर की तरफ बढ़ता जाता है और दबाव और घनत्व भी बढ़ता जाता है। सूर्य का जो अंदर का तापमान है वो 15 इंटू 10 की पावर 6 केल्विन है, ठीक है? याद रखिएगा कि यहाँ पर पावर 6 होगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसका जो उच्च तापमान पर पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में ही रह सकता है, ना द्रव्य अवस्था में रह सकता है, ना ही ठोस अवस्था में रह सकता है। इसीलिए जो सूर्य है वो गैस से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ठो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ना ठोस तो रहने की कोई संभावना ही नहीं। और मैंने आपको बताया कि लगभग 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और लगभग अन्य गैसें जैसे लिथियम लगभग 2% है। और यूरेनियम जैसे तत्व भी जो हैं सूर्य के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में
पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर बात आती है क्रोध के बाद आता है कोर, जो कि सेंटर भाग है सूर्य का, और यहीं पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो मुख्य ऊर्जा का उत्पादन होता है वो सेंटर में होता है जस्ट सूर्य के, जिसको कि कोर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके चारों ओर मैंने आपको बताया प्रकाश मंडल क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्रोमोस्फीयर जो सतह पर होता है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ। बार बार एक ही चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और जो जो क्रोमोस्फीयर है, जो आप देखते हैं सुबह सुबह देखते होंगे कि सूर्य लाल दिखता है, उसके चारों ओर की चीजें लाल दिखती हैं, तो वो क्रोमोस्फीयर के वजह से ही इसका रंग जो है कुछ लाल दिखाई देता है। मुख्यतः जो क्रोमोस्फीयर है वो हाइड्रोजन गैस का बना होता है, ठीक है, और लगभग 1200 किलोमीटर तक का ये फैला रहता है, ठीक, जिसको क्रोना बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, क्रोना प्रभाव मंडल, जिसको प्रभा मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय देखा होगा कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो जो सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा सूर्य को तो ढक लेता है, मगर उसके चारों ओर देखेंगे तो एक रिंग बनती हुई नजर आएगी, और वही जो है कोरोना कहलाती है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसी को ही कोरोना बोला जाता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं भी उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। याद रखिएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो चंद्रमा आपने देखा होगा, चंद्रमा के बारे में वैसे ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लिया जाए जिससे कि आपको याद भी हो जाए। और दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और सभी जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो चंद्रमा एक गोलीय आकाशीय पिंड है। कैसा है, गोलाकार है और एक आकाशीय पिंड है, और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये पहले तो ये दो टर्म्स याद रखिए कि जो चंद्रमा है वो आकाशीय गोलीय पिंड है और पृथ्वी का एक उपग्रह है, और यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा। ये हमें पता है, ये हमें ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा। तो किसको जीवाश्म ग्रह बोलते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1.6 है, ठीक है। और सभी उपग्रहों के आकार अपने मात्र उपग्रह के आकार का 1/8% से भी कम है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के आकार का लगभग 1.6 है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चंद्रमा के प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। ये नहीं है कि चंद्रमा अपने मन से प्रकाशमान नहीं है, चंद्रमा तो सूरज की वजह से प्रकाशित होता है, मगर उससे जो टकरा कर जो किरणें आती हैं पृथ्वी में, वो आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है, 1.3। तो मैंने क्या बताया आपको कि चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है, एक पृथ्वी का जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। इस चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 1/6 है, और चंद्रमा जो है, यह चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है, ठीक है। जबकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी में पहुंचने पर 8 मिनट 16.6 सेकंड लेता है। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये याद रखिए, 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट लगता है। इसी के साथ साथ 11.47 सेकंड भी लगता है। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.46 सेकंड लगता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में भी ठीक इस उतना ही समय लेता है जितना कि चंद्रमा पृथ्वी का, मतलब चंद्रमा पृथ्वी को घूमने में जितना समय ले रहा है, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11 सेकंड, उतना ही वो अपने अक्ष में। तभी तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो रात में आपको इमेज देखिए चंद्रमा की, दूसरे दिन देखेंगे तो उसमें जो धब्बे पहले
पिछले दिन दिख रहे थे वो अभी भी दिखेंगे, मतलब चंद्रमा का फेस और पृथ्वी का फेस कहीं से भी देखेंगे हमेशा एक ही जैसा दिखेगा। इसी वजह से जो चंद्रमा और दोनों की सतह है वो सेम एक ही जैसी दिखती है। अध्ययन से ये भी पता चला है कि चंद्रमा की आयु भी लगभग उतनी ही है जितनी की पृथ्वी की। तो चंद्रमा की आयु पृथ्वी की आयु के बराबर है। जब पृथ्वी की खत्म हो जाएगी तो चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा। और चंद्रमा की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ है क्या इसका निर्माण। चंद्रमा का निर्माण बहुत पहले नहीं हुआ है, पृथ्वी का निर्माण सबसे पहले हुआ था। चंद्रमा का निर्माण तो बाद में हुआ है और चंद्रमा का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझिए। चंद्रमा की आयु उतनी ही होगी जितनी पृथ्वी की आयु, और चंद्रमा लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही इसकी उत्पत्ति हुई थी, चंद्रमा बना था। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी पर किस तरीके से परिक्रमा करता है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिजी बोलते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर, दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या है कि चंद्रमा कहीं तो नजदीक होगा पृथ्वी के, कहीं दूर होगा। तो जो जब चंद्रमा नजदीक होता है तो उसको पेरिजी बोलते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो इसको बोलते हैं एपोजी। याद से रहिएगा, पेरिजी और एपोजी। फिर से मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाता है। चंद्रमा सबसे नजदीक होगा तो पेरिजी बोलेंगे, और चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो एपोजी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चंद्रमा अपनी अच्छी और कच्छी समान रूप से सदैव चंद्रमा को देखोगे तो एक ही जैसा आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से जो मैंने आपको बताया ना कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड जो है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगते हैं और अपने अक्ष के भी चारों ओर घूमने में लगते हैं। इसलिए जब भी हर दिन आप चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा में जो इमेज, जो धब्बे दिखेंगे वो हमेशा एक ही जैसे हमेशा आपको दिखते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, और यहाँ से आपका ये चीज़ खत्म होता है। ये जो मंडल है, जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह जितने हैं सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इम्पोर्टेंट है सौरमंडल, और सौरमंडल से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। दोस्तों, मैं लास्ट में फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए, बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जो है सौरमंडल के बारे में जान पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।